दोस्तों, इस कहानी में इंसान की जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई दर्शाई गई है। एक ऐसा सच जिसे पढ़ते हुए मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही जबरदस्त कहानी है। बाबा को तो इस दुनिया से गुजरे हुए 5 साल हो गए। दयाराम के बेटे ने कहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पत्थर का बुत बन गया हूँ। कब कैसे हुआ, खुद मुझे अपने शब्द कांपते हुए महसूस हुए। बीमार थे वो, बहुत इलाज करवाया, मगर इलाज महंगा था। बस यूं समझो जिंदगी ही इतनी थी। दयाराम का बेटा ये कहते हुए ग्राहक की तरफ बिजी हो गया। वो ग्राहक के लिए चावल तोलने लगा और मैं दुख से शर्म के साथ पानी पानी हो गया। मेरा बचपन का दोस्त इलाज के हाथों इस दुनिया से चला गया और मैं उसके लिए कुछ न कर सका। थू तेरी दौलत पर चंद्रकांत। मैं बोझल कदमों से उठकर बाहर की तरफ बढ़ा। अरे चाचा रुकिए, वो दूर से चिल्लाया। कोई चाय ठंडा वंडा तो पी लें। उसने बड़े प्यार से कहा, नहीं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ अब। मुझे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। दयाराम मेरा बचपन का दोस्त था, बहुत जिंदा दिल इंसान। मुझे अच्छी तरह याद है 10वीं की परीक्षा के वक्त मेरी फीस के पैसे कम पड़ गए थे तो उसी ने मेरी मदद की थी। हम इकट्ठे खेलते घूमते फिरते और फिर वो अपने पिता के साथ मजदूरी पर लग गया। मगर पढ़ा लिखा होने की वजह से मेरी किस्मत जाग उठी। मैं गरीब माँ बाप का बेटा था। उन्हीं दिनों बीए की परीक्षा से निपटा तो माँ की एक रिश्तेदार जो फ्रांस से आई थी, अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते हमारे घर आ पहुंची। उन्हें खूबसूरत शक्लो सूरत वाला और पढ़ा लिखा लड़का चाहिए था। मेरे माँ बाप ने समझा मेरी लॉटरी लग गई। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। लड़की खुद मुझे देखने आई थी। बेइंतहा मेकअप और मॉडर्न थी। जाहिर है यूरोप से आई थी तो मॉडर्न तो होती ही। मैं कुछ शर्मा सा गया। वो लोग आंगन में बैठे रहे। माँ ने चाय और बिस्कुट वगैरह पेश किए। उस रिश्तेदार औरत को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें हिंदुस्तान खींच लाने वाली बात ये थी कि बेटी की शादी हिंदुस्तान में करना चाहती थी। उनकी रजामंदी होते ही झटपट घरवालों ने मेरी शादी तय कर दी। मुझे कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। दयाराम मेरा दोस्त बहुत खुश हुआ, बोला चल बे तेरी किस्मत जाग गई, बाहर जाकर घर के हालात बदलेगा। मैं उदास था। उस घर को छोड़ने से, उस गांव को, उस वतन को। वो कितनी देर मुझे समझाता रहा और फिर मैंने हालात के सामने सर झुका दिया। मैं छोटे से गांव से बहकर फ्रांस आ गया। फ्रांस की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। व्यस्त लोग, व्यस्त जिंदगी। मुझे एडजस्ट होते होते कई महीने बल्कि साल लग गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उस जिंदगी में ढलता चला गया। जिंदगी की सहूलियत देखी तो आंखें चकाचौंध हो गई। पहली कमाई में से कुछ रकम घर भेजी तो ढेरों आशीर्वाद समेटे। फिर यह हर बार का काम बन गया। मैं यही समझता रहा कि कुछ रुपये भेजकर मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। कभी कभार खत लिख देता। फिर बाबा से कहकर मैंने घर में टेलीफोन लगवा लिया और माँ बाबा से बात शुरू हो गई। कई बार दयाराम का भी पूछा, मगर इतनी फुर्सत न मिलती कि उसे घर पर बुलवा कर बात कर लूं। फिर बाबा से भी बात कम कम होने लगी। पहला झटका उस वक्त लगा जब माँ की बीमारी की खबर मिली। फॉलिज का अटैक हुआ और साथ ही दिल पर असर पड़ा। उन्हीं दिनों में 2 नौकरियां कर रहा था। मेरी जिंदगी में रेमी के साथ साथ ननिहाल की भी बढ़ोतरी हो चुकी थी। सोफिया भी छोटी थी। रेमी भी काम छोड़कर बैठी थी। मैं चाहते हुए भी माँ के स्वर्गवासी होने पर हिंदुस्तान न जा सका। कई दिन रोता रहा, मगर मजबूरियां आड़े आ गई। बाबा को मजबूरी बताई तो दम साधे सुनते रहे। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूं तू मजबूर है। दयाराम का अफसोस वाला खत मिला। उसने पहली बार मुझे खत लिखा था। शायद बाबा से मेरा पता लगा लिया हो। उसका खत पाकर दिल को सुकून मिला। सोचा जवाब जरूर लिखूंगा, मगर सोच ही रही और खत लिखने का वक्त ही नहीं मिला। वक्त गुजरता रहा। बाबा की तबीयत खराब रहने लगी थी। सोचा इस बार भूल नहीं होगी।